बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा कोड है BHIC105 और इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें लास्ट 5 इयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हैं उसे पिक किए गए हैं, जो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स है जून और दिसंबर में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से चलिए दोस्तों हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। एक के बाद एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। तो हमारा कोड क्या है? BHIC105। इसमें हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का इतिहास है, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व पर एक लेख लिखिए। तो इसमें हमें क्या बताना है कि जो पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में कि जो लिखा गया वो, तो उसमें अभिलेखों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिलेख क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि अभिलेख वो होते हैं जो पहले के ज़माने में, मतलब हमारे जो प्राचीन भारत है उसमें जो राजा महाराजा होते थे, वो उस टाइम जो पत्थरों में खुदवा के जो भी उनकी युद्ध के बारे में होता था, जो सामाजिक व्यवस्था होती थी, उनकी जो प्राप्ति होती थी, तो उन सभी चीज़ों के बारे में वो लोग एज अ प्रूफ बड़े बड़े चट्टानों में लिखवाते थे। उसके बाद जो सिक्के होते थे उनमें लिखवाते थे, उसमें आकृतियाँ बनी हुई रहती थी। तो उससे हमें क्या होता है, जो अभिलेख हुआ उससे हमें उस काल के बारे में पता लगता है कि वहाँ की व्यवस्था क्या थी, कौन से राजा थे, किसने क्या किया। तो यही होता है अभिलेख, जो चट्टान में, स्तंभ में या फिर सिक्कों में लिखवाया जाता है। तो यहाँ पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के लिए अभिलेख सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है विश्वसनीय, जो रियल चीज़ होता था उसमें वही उसे खुदवा के लिखवाया जाता था। उस समय के राजाओं, सामंतों और धार्मिक संस्थाओं द्वारा पत्थर, तांबों की पट्टियाँ और मंदिरों की दीवार पर लिखवाए जाते थे अभिलेख। ताम्रपत्रों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि भूमि का वितरण कैसे होता था। तो जो ताम्रपत्र में लिखे होते थे अभिलेख ना, उससे हमें पता चलता था कि जो ज़मीन है उसका बंटवारा कैसे होता था, उसमें क्या क्या टैक्स होते थे, उसकी दर क्या होती थी। और इसके साथ साथ अभिलेख से या फिर ताम्रपत्र में ये भी लिखाया जाता था कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और जो बाकी की चीज़ें हैं। और उसमें ये भी पता चलता था कि जो दान देने की परंपरा है वो कैसी थी। मंदिरों में जो है, जो भी उसमें आकृतियाँ बनी हुई रहती थी, कुछ कुछ लिखे रहते थे, तो उससे भी पता चलता है कि उस समय की धार्मिक व्यवस्था क्या थी और उनकी क्या भूमिका रही है इतिहास को बनाने में। मंदिरों की दीवारों पर लिखे अभिलेख से उस समय की कला, वास्तुकला और धार्मिक आस्थाओं की जानकारी मिलती है, जो उस दौर के सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। सो एट द एंड हम लोग ये कह सकते हैं कि अभिलेखों के बिना पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास केवल किंवदंतियों पर आधारित रह जाता है। ये लिखित साक्ष्य हमें उस काल की ठोस और प्रामाणिक तस्वीर देता है, जिसके आधार पर इतिहासकार अपने निष्कर्ष निकालते हैं। तो आप लोग ये देख पाएंगे कि अभिलेखों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने में, क्योंकि उसी टाइम पे पूर्व मध्यकालीन भारत में ही उस काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए थे। तो जो अभी के इतिहास की रचना है उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और उस टाइम के काल को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है।
तो यहाँ पे हमने जाना कि अभिलेखों का जो महत्व है क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत को समझने के स्रोतों के रूप में जीवनियों या चरित्रों के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि जो हमारी प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत है उसको समझने के लिए एक स्रोत के रूप में जो जीवनी है और जो चरित्र है उसके बारे में बताना है कि एक स्रोत के रूप में कैसे सामने आता है या फिर कैसे हेल्प करता है हमें समझने के लिए। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे कि ये कैसे है। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में चरित्र काव्य या जीवनियाँ इतिहास लेखन का एक प्रमुख माध्यम थे। इसमें बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और संध्याकार नदी का रामचरित जैसे ग्रंथ प्रमुख है। तो इसमें से जो सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है, पहला तो हर्षचरित जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था, और दूसरा है रामचरित जो संध्याकर नदी के द्वारा लिखा गया था। और ये जो ग्रंथ है उस टाइम के जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो राजाओं के व्यक्तित्व थे, उनका नेचर था, उनके बारे में बताती था। वहाँ की जो भी संस्कृति थी, शासक का जीवन शैली था, दरबारी और जो भी उसकी प्रजा होते थे, उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है रामचरित और हर्षचरित से। हालांकि इन जीवनियों का मुख्य उद्देश्य राजा का यशोगान करना था, जिससे इनमें ऐतिहासिक तथ्यों में अतिशयोक्ति की संभावना बढ़ जाती है। दरबारी कवि होने के नाते लेखक अक्सर राजा को महान नायक के रूप में चित्रित करते थे और उनकी कमियों को पूरी तरह छिपा जाते थे। तो इन ग्रंथों में काव्यात्मक भाषा और अलंकारों का अधिक प्रयोग होने के कारण यहाँ ऐतिहासिक सत्य कई बार गौण हो जाता है। मीन्स जो पहले का टाइम था, उस समय का जो दरबारी कवि था वो हमेशा राजा का एक शक्तिशाली रूप को दर्शाता था, उसे ऐसा बताता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो कमियां थी राजा की वो सामने नहीं आ पाता था, क्योंकि हमेशा वो अपनी राजा की जो अच्छाई है उसके बारे में लिखता था। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं, उनकी कमियां हैं, ये हमें पता नहीं चल पाता, और जो सही है वो कहीं छुप जाता है, जो सत्य है वो कई बार गौण हो जाता है। इन जीवनियों का महत्व ऐतिहासिक सत्य खोजने से ज़्यादा तात्कालिक शासक वर्ग की मानसिकता और उनके शासन के आदर्शों को समझने में है। इन्हें अन्य साक्ष्यों जैसे अभिलेखों के साथ मिलाकर पढ़ना ही सही ऐतिहासिक दृष्टि प्रदान करता है। मतलब अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ अच्छी तरह से जानकारी नहीं पता चल पाएगा और सत्य असत्य का ज्ञान भी होना मुश्किल है। इसलिए जब हम इसे अभिलेख के साथ मिला के पढ़ते हैं तब जाके वो कहीं ना कहीं एक सही दिशा में जाता है कि हम लोग सही पढ़ रहे हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे एक वर्ड है ये पुरातात्विक या फिर पुरातत्व, इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो पुरातत्व है इसमें दो वर्ड है। पहला है पुरा मतलब जो पुराना, और तत्व मतलब चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिससे हमें इतिहास का जो है स्रोत मिलता है, उनके बारे में पता लगता है। जैसे कि जो पुरातत्व हो गए वो सिक्के हो गए, जो मंदिर होते हैं उनके डिज़ाइन होते हैं, और जो मूर्तियाँ होती है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से भी हमें इतिहास का पता चलता है, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। और जो हमारा प्रारंभिक मध्यकालीन भारत था उसके अध्ययन में जो ये पुरातत्व है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली और दक्षिण भारत की वास्तुकला अलग अलग क्षेत्रीय पहचान को दर्शाती है, जो इस काल में शक्तिशाली क्षेत्रीय राजाओं के उदय का ठोस प्रमाण है। मतलब जो उत्तर भारत के मंदिर थे, ठीक, और जो दक्षिण भारत की वास्तुकला थी
वो दोनों जो है अपने अपने क्षेत्रों की विशेषताओं को बताती थी और वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में हमें बताती है। और इससे क्या होता है कि हम और भी अच्छे से जो हमारा इतिहास है उसका अध्ययन कर पाते हैं। और उस टाइम मंदिर बस एक पूजा का ही स्थल नहीं था, बल्कि वो वहाँ की राजनीतिक शक्ति और जो आर्थिक संपन्नता थी उसके बारे में भी हमें प्रॉपर जानकारी देती है। जैसे कि मंदिरों में जो होते हैं दीवार, उसमें नक्काशी की गई होती है, उसमें मूर्तियाँ बनाई होती हैं, जो उसकी में कला है वो दर्शाई होती है। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि उस समय का जो सांस्कृतिक व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था था, वो कैसा था। और इन्हीं सब के साथ हमें वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीक था, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत जानकारी मिलता है। वहीं फिर दूसरी ओर इस काल में सिक्कों की कमी होने का बहुत बड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है। उस टाइम क्या हुआ, जब पता लगाया गया उसके बारे में, तो पता चला कि उस टाइम जो है धीरे धीरे सिक्कों में कमी होने लगी थी, जिससे पता चलता है कि जो भी वहाँ की आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर पड़ती गई, या फिर वो जो क्षेत्र है, वो जो काल है, वो पतन की ओर बढ़ता गया। इसके अतिरिक्त भूमि दान के प्रमाण के रूप में प्राप्त ताम्रपत्र ग्रामीण जीवन और भूमि के मालिकाना को समझने का आधार प्रदान करता है। और इसी के साथ साथ जो हमारा ताम्रपत्र था वो हमें ग्रामीण जीवन और जो भूमि के बारे में है उसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया, क्योंकि उस समय तो न टीवी होते थे, न फ़ोन होते थे, तो ऐसा तो नहीं होता था जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पार होगा। तो इसीलिए उस टाइम के आधार पे जो है पुरातात्विक स्रोत होते थे, पुरातात्विक चीज़ें और जो भी वहाँ अभिलेख लिखवाए जाते थे, तो इससे हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होता है। तो ये पुरातात्विक स्रोत उस समय के समाज की भौतिक स्थिति का ऐसा दर्पण है जिसे साहित्य की तरह बदला नहीं जा सकता। कि पुरातात्विक स्रोत एक बहुत ही सटीक जानकारी देता है, जिसको हम लोग साहित्य के जैसा बदल नहीं सकते कि पहले वैसा था और अभी वैसा है, क्योंकि अभिलेख में वही चीज़ें लिखी गई होती है जो उस टाइम के समय में ऐसा था वहाँ। इसलिए पुरातात्विक साक्ष्य इस काल के इतिहास को समझने का सबसे सटीक आधार है। आई होप दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी से ईजी वे में देखेंगे और समझेंगे। तो इसी तरह हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राज व्यवस्था के स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम जानने वाले हैं राष्ट्रकूट राज व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रकूट था ये प्राचीन भारत का बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पॉपुलर एक राजवंश था, और ये लोग जो है भारत का जो दक्कन क्षेत्र है उसमें राज किया था। ये लोग वहाँ पे शासन किए थे। और ये जो राष्ट्रकूट थे इनकी जो राज व्यवस्था थी वो वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित थी। कि वंशानुगत बोले तो अगर कोई राजा है तो दूसरा राजा जो बनेगा वो उस राजा का बेटा ही बनेगा, फिर उसका बेटा। तो कुछ इस तरह से उन लोगों का शासन प्रणाली चलता था। और साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया गया था, अलग अलग क्षेत्रों में साम्राज्य को बांट दिया गया था। और जिस पे जो है जो स्थानीय सामंत होते थे, स्थानीय जो पावरफुल लोग होते थे या जो अधिकारी होते थे वो शासन चलाते थे। और ये जितने भी छोटे राजा और सामंत और जो अधिकारी होते थे वो जो बड़े राजा है उसके अंडर में होते थे और उनके अंडर काम करते थे। और राजा ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा पावर दे रखा था। तो इससे जो क्या हुआ, उनकी जो सेना थी वो जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाते थे।
और उनका शक्ति भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। जो गांवों में प्रशासन होता था वो ग्राम सभाओं के द्वारा चलाया जाता था। जैसे कि कोई गांव है और वहाँ पे जो 2-4 लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो उन लोगों का एक ग्रुप जो है पूरे गांव को चलाता था, उस पर शासन करता था। और ये जो राष्ट्रकूट राज व्यवस्था है वो ना बहुत ही ज़्यादा धर्म को लेके सचेत रहते थे। वो लोग हिंदू होने के बावजूद भी, हिंदू शासक होने के बावजूद भी वो लोग जैन धर्म और मुस्लिम व्यापारियों को पूरा सम्मान और संरक्षण देते थे। मतलब धर्म के नाम पे वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। सो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि ये जो राज व्यवस्था है बहुत ही कुशल केंद्रीय शासन और सामंती ढांचे का अनूठा मिश्रण है, जिसमें दक्कन को लंबे समय तक स्थिरता प्रदान की। तो अभी हमने जाना राष्ट्रकूट राज व्यवस्था के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में पालों की राज व्यवस्था और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो पाल वंश है ये बिहार और बंगाल क्षेत्र का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। और ये जो साम्राज्य था ये बहुत ही कल्याणकारी राज्य था, लेकिन हमेशा अपनी जनता की सुरक्षा के बारे में, जनता की भलाई के बारे में, अपनी राज्य की संस्कृति के बारे में और जो भी राज्य के लिए अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में और उनके विकास के बारे में सोचता था और उस पर काम करता था। इनका प्रशासन एक पदानुक्रम पर आधारित था, जिसमें जो उच्च अधिकारी होते थे वो राजा की सहायता करते थे। पाल राजाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षा क्षेत्र में था। मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया, सबसे ज़्यादा जो विकास किया, शिक्षा में किया उन्होंने। और इसके साथ साथ उन्होंने नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। तो उन्होंने जो शिक्षा में बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त की और नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी स्थापना करवाया। और ये जो पाल शासक थे बौद्ध धर्म के सबसे बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके समय में बौद्ध कला और दर्शन का काफ़ी विकास हुआ। और ये जो पाल शासक थे ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। और उन्हीं के टाइम में जो बौद्ध कला और जो बौद्ध दर्शन है उनका काफ़ी हद तक विकास हुआ। और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संगठन भी बनवाए, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई और वो राज्य और ज़्यादा विकास किया। और इस काल की जो मूर्ति कला और वास्तुकला थी यह भी बहुत विशिष्ट थी, जो राज्य को बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पाल वंश था वो केवल राजनीतिक स्थिरता का समय नहीं था, बल्कि बंगाल की संस्कृति और शैक्षिक उत्थान का स्वर्णिम दौर भी था। तो उस टाइम पे बस ये राजनीति ही स्थिर नहीं था, बल्कि उन्होंने जो बंगाल की संस्कृति है और वहाँ की जो शिक्षा है उसमें बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया और कई हद तक उसमें विकास भी किया। तो ये हमने जाना पाल वंश के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, चोल स्थानीय प्रशासन पर एक लेख लिखिए। तो चोल स्थानीय प्रशासन का सबसे प्रमुख अंग ग्राम स्वशासन था, जो विश्व के प्राचीनतम लोकतांत्रिक ढांचे में से एक माना जाता था। तो जो चोल स्थानीय प्रशासन था उसका प्रमुख जो एक अंग है वो ग्राम स्वशासन था। मतलब गांवों में जो खुद से शासन किया जाता था गांव के कुछ लोगों द्वारा, और बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाया जाता था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता
उनके अभिलेखों में वर्णित उर और सभा जैसी स्थानीय सभाएं थी। तो वहाँ पे जो स्थानीय सभाएं होती थी उसे हम उर या फिर सभा बोलते थे। और ये जो प्रमाण है ये हमें अभिलेखों से मिलता है, और स्पेशली जो उत्तर मेरूर का अभिलेख है उससे हमें इसका जानकारी प्राप्त होता है। तो जो उर है हमारा वो सामान्य निवासियों की सभा होती थी, जो हमारे लोकल लोग होते थे और जो सामान्य व्यक्ति होते थे, तो उर उनका सभा होता था। वहीं जो हमारी सभा है, सभा या महासभा, ये केवल ब्राह्मणों के अग्रहार गांवों में होती थी। तो ये कहाँ होते थे? एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ब्राह्मणों के गांवों की जो सभाएं होती थी। ये सभाएं गांव के कार्य जैसे सिंचाई, न्याय, भूमि कर की वसूली और मंदिर प्रबंधन का संचालन करती थी। तो बेसिकली ये जो हमारी सभाएं होती थी, ग्राम सभाएं, इनका काम था सिंचाई को देखना, न्याय करना, और जो भी टैक्स लगता था, टैक्स वसूली होता था, उनको देखना, और जो बाकी हमारी मंदिरों में जो प्रबंधन है उनका भी संचालन करना होता था। तो जिससे हमें कहीं ना कहीं पता लगता है कि इनका धार्मिक महत्व भी रहा होगा। तो इन सभाओं के सदस्य विभिन्न समितियों के माध्यम से चुने जाते थे। चोल स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि गांव के निर्णय लेने में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता था। मतलब जो भी निर्णय लिए जाते थे वही स्थानीय लोगों के द्वारा लिए जाते थे। इसमें जो बाहरी हमारा सरकार है, जो प्रशासन है, वो हस्तक्षेप नहीं करते थे। ये सभाएं गांव की सार्वजनिक भूमि की देखभाल करती थी और मंदिरों के माध्यम से शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं भी प्रदान करती थी। और इन समितियों के लिए जो भी लोग चुने जाते थे, सदस्य चुने जाते थे, वो एक निश्चित योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। लाइक कि जैसे अभी के टाइम में भी हमारा होता है कि जब भी अगर हम कोई जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन कर देते हैं, तो उसमें हमें एक क्राइटेरिया होता है एज का, एजुकेशन का, और बाकी के जो बैकग्राउंड चीज़ें हैं उन सब का हमें भरना पड़ता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी के ही अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलता है। लाइक जब तक हमारा 18 साल नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं दे पाएंगे, मतदान नहीं कर पाएंगे। तो सेम उसी प्रकार उस टाइम भी जो समिति के सदस्य चुने जाते थे एक निश्चित योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। और ये जो हमारी स्थानीय प्रशासन थी वही चोल साम्राज्य की बहुत ही शक्तिशाली और असली आधार था। मतलब स्थानीय प्रशासन ही वहाँ का बेस था। तो इसी प्रकार हमें देख सकते हैं कि जो चोल है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही समृद्ध प्रशासन था उस टाइम के। और यहाँ की जो सत्ता थी, जो शासन थी, वो विकेंद्रित थी। मतलब सब एक ही लोग के हाथ में या सरकार के हाथ में नहीं था, बल्कि यह सभी में मतलब बांटा हुआ था। जैसे यहाँ पे स्थानीय लोग अलग हैं और सरकार अलग है, सब अपने अपने क्षेत्रों को संभाल रहा है, ऐसा था। और इन्होंने सदियों तक, कई सालों तक जो है राज किया और जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको मजबूती प्रदान करता रहा। उसके बाद है अब अगला क्वेश्चन हमारा, चोल नौसैनिक अभियानों के महत्व पर चर्चा कीजिए। चोल शासकों विशेषकर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। तो जो शक्तिशाली नौसेना का निर्माण है वो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने मिलकर किया। भारत के इतिहास में चोलों को समुद्री शक्ति के रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है। तो यहाँ पे जो समुद्री शक्ति है, इसी से हमें पता चलता है कि वो जो व्यापार करते थे वो समुद्र के मार्ग से ही करते थे। चोल नौसैनिक अभियानों का मुख्य उद्देश्य समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना था। तो व्यापार के साथ साथ ही वो उस मार्ग पर, जो हमारी समुद्री व्यापारिक मार्ग है, उस पर कंट्रोल करते थे।
उस समय दक्षिण पूर्व एशिया जैसे मलय प्रायद्वीप, जावा और सुमित्रा के साथ होने वाला समुद्री व्यापार भारत की समृद्धि का मुख्य स्रोत था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए चोलों ने अपनी नौसेना का भरपूर उपयोग किया और उन्होंने समुद्री बेड़े के माध्यम से न केवल समुद्री डाकुओं का दमन किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपना एकाधिकार भी जमाया। चोलों की नौसेना शक्ति ने ही उन्हें बंगाल की खाड़ी को चोल झील बनाने में मदद की। तो इन अभियानों का प्रभाव केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी था। नौसैनिक शक्ति के माध्यम से भारतीय धर्म, भाषा और कला का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से हुआ। अगर आप व्यापार करते हो, 2-4 लोगों से जुड़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके धर्म, संस्कृति, जो भाषा, कला है, उनके बारे में भी जानते हो। और ये जो चोल नौसैनिक अभियान है, इन्होंने ही भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। आज भी चोलों की यह समुद्री कुशलता इतिहास के पन्नों में उनके दूरदर्शी शासक होने का प्रमाण देती है। अब है आगे हमारा अगला क्वेश्चन, श्री विजय राज्य पर चोलों के आक्रमण के महत्व की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो श्री विजय राज्य था उस पर चोलों ने जो आक्रमण किया तो उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आक्रमण किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था श्री विजय में। श्री विजय जो अभी के टाइम में हमारा इंडोनेशिया और सुमात्रा का क्षेत्र है। और ये जो आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ, यह चोल इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण घटना साबित हुआ। और ये जो आक्रमण राजेंद्र प्रथम द्वारा किया गया, श्री विजय इंडोनेशिया, सुमात्रा के जो शैलेंद्र साम्राज्य था उस पर किया गया था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो श्री विजय के शासक थे, जो वहाँ के राजा थे, वो व्यापारिक मार्ग में इशू क्रिएट कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जिस वजह से चोल शासकों ने क्या किया, उन पे आक्रमण कर दिया। तो श्री विजय साम्राज्य उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो उस समय समुद्री व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो श्री विजय ही था। जब चोल व्यापारियों को अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए खतरा महसूस हुआ, तब राजेंद्र प्रथम ने 1025 ईस्वी के आसपास एक बड़ा नौसैनिक हमला किया। तो इसमें ऐसा हुआ क्या कि जो चोल शासक थे उन्हें लगा कि जो श्री विजय के शासक हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारी हित है, जहाँ जिसके लिए हम लोग इतना व्यापार कर रहे हैं, इतना हमारा क्षेत्र अधिकार है, उस पे वो लोग इशू क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाधा आ रही है। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, जो राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने 1025 ईस्वी में एक बड़ा नौसैनिक हमला कर दिया। और हमला होने के बाद जो चोल थे उन्होंने श्री विजय की राजधानी के साथ साथ और भी कई जगहों को अपने अधिकार में कर लिया। और इस जीत का सबसे बड़ा महत्व ये था कि इसने दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री व्यापारिक मार्गों में श्री विजय का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया, क्योंकि जो दक्षिण पूर्व एशिया का समुद्री व्यापारिक मार्ग था उस पे श्री विजय का ही ज़्यादा अधिकार था। तो जब ये जो उस पे हमला किया गया चोल शासकों द्वारा, तो उनका जो एकाधिकार था उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो चोल थे वो अपनी शक्ति को दिखाए, सबको अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद में चोल और श्री विजय के बीच व्यापारिक संबंध फिर से स्थापित हुआ। जो झगड़ा उगड़ा हुआ वो सब खत्म होने के बाद फिर से उनके बीच एक संबंध बना। लेकिन अब
चोल का प्रभाव ज़्यादा है उसमें, क्योंकि एक बार वो हरा चुका है उन्हें। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, लाइक हम लोग किसी से झगड़ा करते हैं, उसमें से दो लोग अगर झगड़ा करेंगे तो ज़रूरी है कि हाँ कोई एक ही लोग जीतेगा, और उस समय तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में फिर हम लोग थोड़ा दोस्ती बढ़ा लेते हैं कि हाँ चलो जो हुआ हुआ, फिर से एक साथ हो जाते। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग जीतता है उसका थोड़ा ज़्यादा प्रभाव रहता है उसमें। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी था, और इस जीत ने चोलों को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साम्राज्य बनाने में कड़ी मदद की और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा किया। यह घटना दर्शाती है कि चोल राजा कितने अधिक दूरदर्शी थे, जो अपने व्यापारियों और व्यापारिक साम्राज्य की सुरक्षा के लिए समुद्री सीमाओं के पार जाकर लड़ सकते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो चोल साम्राज्य था, उनके जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे, और वो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक का सोचते थे और देखते थे। तभी जाके उन्होंने एक बस अपने व्यापार के लिए और अपने व्यापार की राज्य की सुरक्षा के लिए समुद्र के उस पार जाके लड़ाई किए और जीत के आए। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में राजपूत वंशों के उदय पर एक नोट लिखिए। तो ये जो राजपूत वंश थे, इनका उदय बेसिकली भारत के उत्तर और पश्चिम भाग में हुआ, लगभग 750 से 1200 ईस्वी तक, और यह एक क्षत्रिय जाति से थे कहीं ना कहीं। तो राजपूतों के उदय का मुख्य कारण उस समय का सामंती राजनीतिक ढांचा था, जिसमें छोटे छोटे शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और राजपूतों के उदय में अग्निकुल की पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह उदय उनके सैन्य साहस और प्रशासनिक योग्यता का परिणाम था। इन वंशों ने अपनी वीरता, युद्ध कौशल और रक्षा संस्कृति के लिए भारत में अपनी अलग पहचान बनाई। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वीरता था, युद्ध कौशल थे और रक्षा संस्कृति थी। राजपूतों ने ही उत्तर भारत में तुर्की आक्रमणों के विरुद्ध मुख्य रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य किया। तो जब उत्तर भारत में तुर्की द्वारा आक्रमण किया गया था, तो उस समय जो राजपूत ही थे इन्हें बचाए थे और उनसे लड़े थे। इन वंशों की सामाजिक स्थिति ये थी कि उन्होंने ब्राह्मणों को संरक्षण दिया और मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर शासन किया, जो सामंती व्यवस्था का ही एक रूप था। तो राजपूतों का उदय केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि इसने भारतीय समाज की रक्षा प्रणाली और सामंती संस्कृति को एक नया रूप दिया। ये वंश उस समय के भारत के गौरव और उनकी स्वतंत्र चेतना के प्रतीक बनकर उभरे थे। तो ये हमने जाना राजपूतों। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में वंश आधारित राज्य और सामंती राज व्यवस्था की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो वंश आधारित राज्य से आप क्या समझते हैं? मतलब ऐसा साम्राज्य या फिर ऐसा शासन व्यवस्था जो वंश आधारित हो, लाइक जो हमारे कुल के लोग हो बस वही बने। और ऐसा होता है कि वंश आधारित, अभी ये वंश शासन कर रहा है, उसके बाद फिर अगला वंश आएगा, और जो वंश में भी वो जो शासन होता है तो वो ऐसा होता है कि पहले पिता कर रहा है, फिर उसका बेटा करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, ऐसा। और जो सामंती राज व्यवस्था है, इसमें क्या होता है, जो राजा होता है वो सामंतों को या फिर जो छोटे अधिकारी होते हैं उन्हें वो शक्ति दे रखा रहता है कि तुम यहाँ पे शासक करो, तुम यहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था चलाओ और इतना क्षेत्र तुम संभालो। तो यही दोनों जो थी वंश आधारित राज्य और सामंती राज व्यवस्था प्रारंभिक मध्ययुगीन काल का बहुत बड़ा विशेषता था। इस व्यवस्था में शासन केवल राजा की शक्ति पर नहीं बल्कि उसके वंश और सामंतों की निष्ठा पर निर्भर करता था।
वंश आधारित राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि शासन सत्ता एक ही कुल के सदस्यों के बीच बटी होती थी। मतलब जो सत्ता रहेगा वो एक ही कुल में रहेगा, एक ही वंश में रहेगा, और यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य लोग के द्वारा संचालित नहीं हो सकता है। सामंती व्यवस्था में राजा अपने राज्य के बड़े क्षेत्र को सामंतों या छोटे राजा को सौंप देता था और बदले में ये सामंत राजा को सैन्य सहायता और कर प्रदान करते थे। ये सब तो उनकी विशेषताएं थी, पर कहीं ना कहीं इसके कुछ नेगेटिव पक्ष भी हमें देखने को मिलते हैं। लाइक इससे जो राजा का केंद्रीय शक्ति होता है वो कमज़ोर हो जाता है और जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उसमें सत्ता विकेंद्रीकृत हो जाती है। लाइक जो शासक है, जो सम्राट है, हमारा राजा है, उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल धीरे धीरे कम पड़ता जाता है और क्षेत्र बढ़ते जाते हैं और शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है। इस काल में भू अनुदान की प्रथा बहुत तेजी से बढ़ी, जिससे एक शक्तिशाली सामंत वर्ग तैयार हुआ और इसी काल में जो है भूमि अनुदान की प्रथा बहुत तेजी से बढ़ी। अगर अब हम इसकी आलोचनात्मक दृष्टि से इसे देखें तो हमें ये पता लगता है कि एक ओर इस साम्राज्य ने अपनी व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा विकास किया, उसमें बहुत ही वृद्धि किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है यह बाहरी देशों के आक्रमणों में और युद्धों में कमज़ोर बन गया, क्योंकि जो राजा है वो हमेशा सामंत या फिर जो छोटे राजा हैं उन पर निर्भर रहता था और इससे क्या हुआ कि जो राजा की स्थिरता थी वो खतरे में रहती थी। यह राज व्यवस्था स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने में सफल रहा, लेकिन केंद्रीय एकता का अभाव पैदा किया। अतः प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में यह व्यवस्था अपनी प्रशासनिक दक्षता के बावजूद राजनीतिक रूप से एक चुनौती भी बनी रही। मतलब अगर हम इसके सकारात्मक पक्ष को देखते हैं, लेकिन उसके साथ भी इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं जो इसके लिए एक चुनौती के रूप में सामने आती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सामंतवाद को लेकर चल रही बहस का आलोचना। भारतीय इतिहास में सामंतवाद एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद बहस का विषय है और R.S. शर्मा जैसे इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि गुप्त काल के बाद भारत में सामंतवाद का उदय हुआ। तो उनका कहना यह है कि जो सामंतवाद का उदय हुआ वो गुप्त काल के बाद हुआ और बहस का मुख्य बिंदु यह है कि राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और अधिकारियों को बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान देने से एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो आर्थिक और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र हो गया। इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और व्यापार का पतन हुआ। तो वहीं दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि भारत में यूरोपीय जैसे दासता वाली व्यवस्था नहीं है और उनका कहना है कि भूमि अनुदान केवल प्रशासनिक अधिकार था, न कि किसानों को दास बनाना। यह बहस आज भी इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस काल की आर्थिक स्थिति, वर्ग विभाजन और शासन के स्वरूप को समझने का सबसे बड़ा जरिया है। और जो अधिकांश इतिहासकार हैं वो अब इसे विकेंद्रीकृत राज्य कहना अधिक उचित मानते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि यह एक विकेंद्रीकृत राज्य है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में दक्षिण भारत में शहरीकरण की वृद्धि का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे जो शहरीकरण है, शहरीकरण का क्या अर्थ है? तो शहरीकरण का अर्थ होता है जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो धीरे धीरे विकास कर रहा है, उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं बढ़ रही है और धीरे धीरे वो अपनी जो भी पुरानी व्यवस्था है उसको छोड़ के बहुत ही ज़्यादा विकसित हो रही है, आगे बढ़ रही है और इसी से क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं गांव से एक शहर का रूप ले रहा है। तो यही होता है शहरीकरण।
जो मतलब अपनी पारंपरिक चीज़ों को छोड़कर आधुनिक चीज़ों को अपनाना और अपने जीवन में उसे शामिल करना। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया अत्यंत गतिशील और प्रगतिशील थी। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कृषि विस्तार, व्यापारिक गतिविधियों और मंदिरों के उदय के साथ जुड़ी हुई थी। दक्षिण भारत में शहरीकरण का सबसे बड़ा कारण मंदिरों के इर्द गिर्द पनपने वाले मंदिर नगर थे। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे, जहां बड़ी संख्या में कारीगर, व्यापारी और सेवादार बसते थे। चोल काल में व्यापारिक श्रेणियों जैसे नगरम ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे तटीय शहरों का तेजी से विकास हुआ। ये शहरी केंद्र केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन और शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। अतः दक्षिण भारत का शहरीकरण उत्तर भारत के कथित शहरी क्षय के विपरीत एक समृद्ध प्रक्रिया थी। उसके बाद है अब अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मदेव और नगरम पर एक लेख लिखिए। तो इसमें हम जानेंगे ब्रह्मदेव और नगरम के बारे में। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था में ब्रह्मदेव और नगरम दो सबसे महत्वपूर्ण इकाइयाँ थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि या गांव थे। तो ब्रह्मदेव क्या होता था? ब्रह्मदेव एक ऐसा भूमि होता था या फिर एक गांव होता था जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, और जिसमें क्या होता था, ये टैक्स फ्री होता था। इसमें किसी प्रकार की कोई कर नहीं देनी होती थी, क्योंकि यह ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। ये केवल भूमि के टुकड़े नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। ब्रह्मदेव गांव ने कृषि विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से गांव के प्रबंधन में अग्रणी रहे। और ये गांव शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के मुख्य केंद्र थे। और जो ब्रह्मदेव गांव होते थे, पहले बात तो ये कि वो कृषि में उनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, और उसके साथ ही गांव में शिक्षा और जो संस्कृति था, उन पे यह बहुत ज़्यादा जोर देता था और उसके विकास पे लगा रहता था। वहीं अब ये जो नगरम है हमारा, तो नगरम व्यापारिक केंद्रों में रहने वाले व्यापारियों की स्वायत्ता सभा थी। तो नगरम क्या था? एक कह सकते हैं हम लोग व्यापारियों की स्वायत्ता सभा थी, मतलब व्यापारियों की सभा थी जो व्यापारिक केंद्रों में रहते थे। ये नगरम मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करते थे और बाजारों पर इनका नियंत्रण होता था। नगरम ने स्थानीय व्यापार को संगठित किया और दक्षिण भारत में मुद्रा अर्थव्यवस्था व शहरी जीवन को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नगरम का मुख्य भूमिका ये रहा कि उसने जो स्थानीय व्यापार है उसको संगठित किया और दक्षिण भारत में शहरीकरण को बढ़ावा दिया, उसके साथ ही अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। तो यहाँ पे हमने जाना ब्रह्मदेव और नगरम के बारे में, और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब है, आरंभिक मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत के समुद्री संबंधों पर एक लेख लिखिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग जानेंगे जो दक्षिण भारत के समुद्री संबंध थे उनके बारे में। आरंभिक मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत के समुद्री संबंध बहुत मजबूत और विस्तृत थे। चोल और पल्लव शासकों ने समुद्री व्यापार के महत्व को बखूबी समझा था। दक्षिण भारत के बंदरगाह जैसे कावेरीपट्टनम और नागपट्टनम पश्चिम और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार की मुख्य कड़ियाँ थी। तो उस समय जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे हमारे, तो पहला उसमें से था कावेरीपट्टनम और जो दूसरा था वो था नागपट्टनम, और ये पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार का मुख्य कड़ी था। व्यापारी श्रेणियों के रूप में संगठित होकर सुदूर देशों तक जाते थे।
ये संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे भारतीय धर्म, कला और संस्कृति का भी प्रसार हुआ। हम लोग भी अगर कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो हम अपने संस्कृति के साथ जाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग वहाँ की भी जो संस्कृति, रहन सहन, सभी चीज़ों को देखते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें आदान प्रदान भी करते हैं कि हाँ, ये हमारी संस्कृति ऐसी है, उसकी संस्कृति ऐसी है। तो ये चीज़ें हैं। इन समुद्री संबंधों ने दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे श्रीविजय और कंबोडिया के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए। यह व्यापार दक्षिण भारत की आर्थिक संपन्नता का आधार था और इसने भारत को हिंद महासागर का व्यापारिक केंद्र बनाया और इसी ने भारत को क्या किया, हिंद महासागर का व्यापारिक केंद्र बनाया। तो ये हमने जाना समुद्री संबंधों के बारे में। तो क्वेश्चन है हमारा, पूर्व मध्यकाल भारत में नई सामाजिक व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। पूर्व मध्यकालीन भारत में समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस समय समाज में जातियों की संख्या बढ़ी और वर्ण व्यवस्था और जटिल हो गई। तो इसमें हुआ क्या था कि इस समय समाज में जातियों की संख्या बढ़ी, और भी ज़्यादा जाति होने लगे और उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। साथ ही वर्ण व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा जटिल होता गया। इस काल की सबसे बड़ी सामाजिक विशेषता जाति आधारित पदानुक्रम और अधिक कठोर होना था। भूमि अनुदानों के कारण ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बढ़ गया और वे सामाजिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थापित हो गए। इसके साथ ही विदेशी आक्रमण और विभिन्न जनजातियों के हिंदू समाज में विलय से अनेक नई उपजातियां बनी और फिर जो शूद्र हैं उनकी स्थिति में भी बदलाव आए। उनमें से कुछ अब स्वतंत्र किसान या शिल्पी के रूप में उभरने लगे। यह नई सामाजिक व्यवस्था सामंती ढांचे पर टिकी थी, जहां समाज का हर वर्ग अपनी परंपराओं और व्यवसायों से गहराई से जुड़ गया था। मंदिर इस सामाजिक व्यवस्था के केंद्र बने, जो समाज के विभिन्न वर्गों को एक धार्मिक एकता के सूत्र में बांधे थे। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के विकास की चर्चा कीजिए। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6 से 7वीं शताब्दी में तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ। यह आंदोलन एक ऐसा सामाजिक बदलाव था जिसने जातिगत बाधाओं को चुनौती दी। भक्ति परंपरा के प्रमुख संवाहक नयनार जो शैव संत थे और अलवार जो वैष्णव संत थे। तो इसमें मुख्य प्रकार से 2 तरह के भक्त सामने आए, जिसमें से नयनार जो शैव भक्त थे, संत थे, जो शिव की पूजा करते थे, शिव को मानते थे। वहीं जो अलवार थे वो विष्णु को अपना गुरु मानते थे और वैष्णव संत थे। वो भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं कुछ। तो आइए चले इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। जिसमें से पहला विशेषता यह है कि जन भाषा का प्रयोग। इन संतों ने संस्कृत के स्थान पर आम बोलचाल की तमिल भाषा का प्रयोग किया, जिससे यह आंदोलन जन जन तक पहुंच गया। समानता का संदेश। उन्होंने जाति पाति को नकारते हुए यह संदेश दिया कि ईश्वर के लिए जटिल यज्ञों की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। तो भक्ति परंपरा ने समाज के निम्न वर्गों को भी सम्मान दिलाया और दक्षिण भारत की संस्कृति को एक नई दिशा दी। इसने भक्ति को केवल एक पूजा विधि नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति बना दिया। तो यही था भक्ति आंदोलन, जिसने दक्षिण भारत की संस्कृति को एक नई दिशा दी और सभी वर्ग को सम्मान दिलाया और एक नज़र से देखा सभी को। उसके बाद है अब अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में मंदिर और इसकी भूमिका पर एक नोट लिखिए।
प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के मुख्य केंद्र बन गए थे। राजाओं द्वारा मंदिरों को भूमि दान देने से वे बड़े भूस्वामी बन गए थे। मंदिरों के पास धन और अनाज का विशाल भंडार होता था, जिसका उपयोग वे बैंकिंग की तरह कर्ज देने और व्यापारिक गतिविधियों में करते थे। तो इससे हमें एक आइडिया क्या लग रहा है, लाइक जो मंदिर होता था, पूजा पाठ तो होता ही था, उसके साथ ही उसमें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है उसका वो मुख्य केंद्र बन गया था। क्योंकि अभी के समय में भी आप देखोगे कि बहुत सारे मंदिरों में हम लोग दान देते हैं, अनाज दान करते हैं, पैसे दान करते हैं, तो उन पैसों का क्या होता है, या तो अच्छे कामों में लगाया जाता है, या वो कर्ज दिए जाते हैं, या फिर वो मंदिरों के कार्य में ही लगाया जाता है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, जो प्रारंभ की मध्ययुगीन काल थे, तो इनका उपयोग, इन पैसों और अनाजों का उपयोग जैसे हम लोग बैंक में करते हैं ना, कर्ज देते हैं, सेम वैसे ही वो लोग कर्ज देने और व्यापार करने के लिए उपयोग करते थे। मंदिरों ने गांव के विकास, सिंचाई की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी भूमिका निभाई। वे शिल्पी, संगीतकार, नर्तक और विद्वानों के संरक्षण के केंद्र थे। मंदिर ही समाज के विभिन्न वर्गों के मिलन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख स्थान था, जिसने पूरे दक्षिण भारत को एक सूत्र में पिरोया। राजा अपनी सत्ता को सिद्ध करने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते थे। एग्जाम्पल के लिए हमारे ऐसे बहुत से अभी भी हमारे भारत में प्राचीन मंदिर है जो आज भी हमारी संस्कृति को बनाए रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह, और अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की मंदिर वास्तुकला पर एक नोट लिखिए। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन मंदिर वास्तुकला क्षेत्रीय शैलियों की विविधता के लिए जानी जाती थी। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो इस काल में क्या हुआ, उत्तर भारत में नागर शैली का विकास हुआ और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। तो ये जो नागर शैली था, नागर शैली के मंदिरों में ऊंचे शिखर और गर्भगृह की मुख्य प्रधानता होती थी, और उसी के विपरीत द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता उनके ऊंचे गोपुरम मतलब द्वार और पिरामिडानुकार शिखर थे। तो जो नागर शैली थे उसके जो मंदिर होते थे, उसके जो शिखर होते थे वो बहुत ऊंचे होते थे, और उसमें एक गर्भगृह होता था जहाँ पे भगवान या ईश्वर को जगह दिया जाता था, मतलब वो रहते थे वहाँ। और वहीं द्रविड़ शैली में की जो मुख्य विशेषता थी, तो उसमें ये था कि जो मंदिरों का द्वार होता था वो बहुत ऊंचा और भव्य बनाया जाता था, और पिरामिड जैसा शिखर बनाए जाते थे। इन मंदिरों की दीवार पर की गई नक्काशी तत्कालीन समाज, पौराणिक कथा और कला के उत्कृष्ट नमूने थे। मंदिर वास्तुकला उस समय के शासकों की राजनीतिक शक्ति और उनकी धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। इन शैलियों ने बाद में कई शताब्दियों के भारतीय स्थापत्य को प्रभावित किया, और ये मंदिर आज भी भारतीय गौरव के प्रतीक है। और फिर अब अगला है, तुर्की आक्रमण के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे जो तुर्की आक्रमण हुआ था तो उससे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या पड़ा था। तुर्की आक्रमण ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। इनके प्रभाव को लेकर राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी थे, और सबसे बड़ा प्रभाव जो था वो था सांस्कृतिक प्रभाव। इंडो इस्लामिक वास्तुकला और कला का उदय था। तुर्की शासकों ने नए नगर, नए खाद्य संस्कृति और खान पान की आदतें पेश की। समाज में नई सूफी परंपरा का प्रसार हुआ, जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों को करीब लाने का काम किया। और इसी के अतिरिक्त तुर्की भाषा के शब्दों का भारतीय भाषाओं में मेल हुआ, जिससे हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ।
तुर्की आक्रमणों ने भारतीय समाज को अधिक रूढ़िवादी बनाया, लेकिन साथ ही उसने भारत को विश्व के व्यापक इस्लामिक जगत में भी जोड़ दिया। यह सांस्कृतिक मिलन का एक महत्वपूर्ण दौर था जिसने भारत की पहचान को और अधिक समृद्ध बनाया। उसके बाद अब अगला है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में क्षेत्रीय भाषाओं के उदय की सामाजिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। तो पूर्व मध्यकाल में संस्कृत के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं का तेजी से उदय हुआ। उससे पहले बस संस्कृत ही चलता था, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, जब पूर्व मध्यकाल आया तो उसमें और भी बाकी की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका तेजी से विस्तार होने लगा, वो और भी सामने आने लगे। इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान था। संतों ने स्थानीय लोगों से जुड़ने के लिए संस्कृत को छोड़कर आम बोलचाल की भाषा को अपनाया, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। क्षेत्रीय भाषाओं के उदय की पृष्ठभूमि को अब देखते हैं हम लोग, जिसमें से पहला है राजकीय संरक्षण। मतलब छोटे छोटे राज्यों ने अपने स्थानीय भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, जो उनकी सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक था। वहीं दूसरा, ज्ञान का प्रसार। क्षेत्रीय भाषा का उदय इस बात का संकेत था कि ज्ञान अब केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आम जनता तक भी पहुंच रहा है। क्योंकि उस समय जो थे, ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा ज़्यादा मानते थे कि हम ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है सभी चीज़ें ब्राह्मण तक सीमित न रहकर बल्कि वो सभी आम जनता तक पहुंचा। तो इस भाषाओं ने स्थानीय संस्कृति, लोक कहानियाँ और परंपराओं को सुरक्षित रखने और विकसित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। आज हम जिन भारतीय भाषाओं को बोलते हैं उनकी नींव इसी कला में पड़ी थी। तो मतलब अभी जितनी भी हम लोग भाषाएं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारा है शॉर्ट नोट्स। तो इसमें हमें कुछ टॉपिक्स और वर्ड्स दिए रहेंगे, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो सबसे पहला है हमारा उर और नाडु। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, उर और नाडु के बारे में जानेंगे। तो चोल प्रशासक की ये दो मुख्य स्थानीय इकाइयाँ थी। उर साधारण गांवों की सभा थी जहां निवासी अपने दैनिक कार्य और भूमि प्रबंधन का निर्णय लेते थे, जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था उर और सभा के बारे में। तो उर क्या था, साधारण गांवों की सभा होती थी। यह चोल प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी। उसके बाद जो नाडु है, कई गांवों का एक समूह था जो उर और अन्य सभाओं के ऊपर समन्वय का कार्य करता था। लेकिन ये जो नाडु है, इसमें कई सारे गांव होते थे और उनका एक समूह होता था जो उर पे और जो बाकी की सभाएं थी उस पे कंट्रोल करता था, समन्वय करता था। नाडु का मुख्य काम राजस्व वसूली और न्याय व्यवस्था बनाए रखना था। ये इकाइयाँ चोल के विकेंद्रीकृत प्रशासन का आधार थे, जिसने ग्रामीण स्वायत्तता को मजबूती दी और राज्य को एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। तो उर क्या था, उर साधारण गांवों की सभा होती थी और वहीं जो नाडु है, कई गांवों का एक समूह होता था जो उर और बाकी के चीज़ों और बाकी के जो सभाएं होती थी उन पे समन्वय का कार्य करता था, देखभाल करता था। उसके बाद अब अगला है शहरी क्षय पर बहस। तो इतिहासकारों के बीच शहरी क्षय पर एक प्रसिद्ध बहस है। R.S. शर्मा जैसे इतिहासकार का मानना है कि गुप्त काल के बाद व्यापार में कमी और सामंतवाद के उदय से बड़े शहर उजड़ने लगे थे। इसी के विपरीत आधुनिक इतिहासकारों का तर्क है कि शहर पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि उनका स्वरूप बदल दिया गया। तो यहाँ पे ना ये लोग डिबेट कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि गुप्त काल के बाद व्यापार में कमी हुआ और सामंतवाद के उदय से जो बड़ा शहर था वो उजड़ने लगा। और वहीं जो दूसरे इतिहासकार हैं उनका कहना है कि ये पूरा तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि उसका जो स्वरूप है वो बदल गया था।
व्यापार अब केवल विदेशी नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर जारी था। मंदिरों के इर्द गिर्द नए मंदिर नगर का उदय हुआ, जिन्होंने पुराने व्यापारिक शहरों की जगह ले ली। यह बहस दर्शाती है कि उस काल में शहरी जीवन का पतन नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन हुआ था। अब है नैनार व अलवार। तो नैनार और अलवार के बारे में जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि नैनार जो थे वो शैव संत थे और जो अलवार थे वो वैष्णव संत थे, और इनका भक्ति आंदोलन में एक बहुत ही बड़ा मुख्य योगदान रहा है। उसके बाद है अब अगला क्वेश्चन कि 1191 और 92 में तराइन की लड़ाई। तो इसमें हम जानेंगे थोड़ा सा तराइन की लड़ाई के बारे में। तो तराइन की ये 2 लड़ाइयाँ भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ था। 1991 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। तो जो 1991 में सबसे पहला युद्ध हुआ था तराइन का, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है हार गई थी बहुत बुरी तरह से। लेकिन 1192 में तराइन का दूसरे युद्ध में गौरी ने हार का बदला लिया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस पराजय ने उत्तर भारत में राजपूत शक्ति को कमजोर कर दिया और दिल्ली में तुर्क शासन की नींव रखी, और इन लड़ाइयों ने भारत में मुस्लिम सत्ता के विस्तार के लिए रास्ता खोल दिया, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मुख्य कारण बनी। उसके बाद है सिंध पर अरबों का विजय। 1912 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। तो 1972 में किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया। यह भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। कासिम ने राजा दाहिर को हराकर सिंध और मुल्तान के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यद्यपि इन विजय का तत्काल बड़ा राजनीतिक विस्तार नहीं हुआ, लेकिन इसके गहरे सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। तो इसमें क्या हुआ, कासिम ने राजा दाहिर को हराया और सिंध और मुल्तान के जो क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इस विजय के माध्यम से भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा का ज्ञान अरब जगत तक पहुंचा। साथ ही इसने भारत के पश्चिमी तट पर अरब व्यापारियों के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया और इस्लाम के प्रसार के लिए एक नया दौर खोला, जिसका भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा। तो ये हमने जाना कि सिंध पर कैसे अरबों ने विजय प्राप्त किया और अपना सत्ता कायम किया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि हम आपको बहुत ही इजी से इजी वर्ड और बहुत ही इजी से इजी कॉन्सेप्ट में सब कुछ पढ़ाएं और समझाएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये PDF परचेज़ करना हो तो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।